तो दवाइयों को कम कीमत पर मुहैया करवाना इसका उद्देश्य है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था। तो इसके लॉन्च की बात जान लेते हैं। इसे लॉन्च 2008 में किया गया था। तो ऐसी बात नहीं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ही ऐसा कोशिश किया कि सस्ते दाम पर दवाइयां मुहैया हो। मनमोहन सिंह के समय ये स्कीम लॉन्च कर दी गई थी। बट हम कह सकते हैं कि इस स्कीम को फेमस किया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में। तो इसे रीलॉन्च किया गया। इस स्कीम को रीलॉन्च किया गया 2015 में, राइट। ये एक तो बात ही आती है यहां से कि इसे रीलॉन्च किया गया 2015 में। और आगे बात की जाए इसमें तो ये किस मंत्रालय के अंदर आती है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। It comes from Ministry of Chemical and Fertilizer. एक तो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ यहाँ से। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट है मैरिटल रेप इन इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कुछ बातें हमें फटाफट से डिस्कस करनी है। नाउ लेट्स सी। धारा 375 सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी मींस इंडियन पिनल कोड। कानून क्या कहता है कि बलात्कार करने पर दंडित किया जाएगा एक व्यक्ति को। इसमें दंड का प्रावधान है। इस कानून के अंदर दंड का प्रावधान है। सो व्हाट इज मैरिटल रेप। रेप तो ये हो गया कि इसमें दंड दिया जाएगा, बट व्हाट इज मैरिटल रेप। इसमें द रेपिस्ट इज एक्चुअली हस्बैंड। तो क्या एक महिला अपने पति पर ये इल्जाम लगा सकती है कि ही इज रेपिस्ट एक्सेट्रा। तो ये काफी चैलेंजिंग टास्क है। अब बात की जाए 2013 में ये भारत में मतलब एक तरह से टॉक में आया। जीएस वर्मा कमेटी ने से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को अंडरलाइन कर लेना, जीएस वर्मा कमेटी को। एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है शायद आपको ज्ञात होगा कि बैकग्राउंड है कि 2012 में दिसंबर 16 को निर्भया केस होता है। मालूम आपको? शायद ये ऐसा केस था जिसके बारे में सब लोगों ने जाना। एक पैरामेडिकल स्टूडेंट थी और चलती बस में बलात्कार उसके साथ हुआ। तो तब ऐसा देश में लगा कि कोई सख्त कानून होने चाहिए, सख्त लॉस होने चाहिए। तो उसके लिए जीएस वर्मा कमेटी बनाई गई कि भाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कानून आप नए इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि हमारे देश में लगातार ये ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे थे। तो सख्त कानून बनाने की बात कही जा रही थी। तो इन्होंने एक रिकमेंडेशन ये भी दी कि मैरिटल रेप को इंडिया में जो है पनिशेबल ऑफेंस करार दे दिया जाए। सो व्हाट इज मैरिटल रेप।
मीन्स रेपिस्ट इज हस्बैंड। तो इस केस में एक महिला अपने पति पर भी बलात्कार का इल्जाम जो है लगा सकती है। फिलहाल इसे कानून की शक्ल नहीं दी गई है। गवर्नमेंट क्यों इसको एक क्राइम घोषित नहीं कर रही है? उनका मानना है कि इस केस में तो जो महिला अपने पति से नाराज है या उसे फंसाना चाहती है, वो आराम से इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है कि इन्होंने मुझ पर जो है वो अटेम्प्ट किया बलात्कार और ये सब चीजें। तो फिलहाल इसको एज अ लॉ डिक्लेयर नहीं किया गया है, मगर वर्ल्ड में 100 ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें डिक्लेयर जो है वो कर दिया गया, 100 कंट्रीज में। तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसी बात है जो दुनिया में लोगों को पता ही नहीं है। दुनिया के 100 डेवलप्ड देश, 100 तरक्कीशुदा देश ने ये डिक्लेयर कर दिया है। उनके यहां पे मैरिटल रेप एक पनिशेबल ऑफेंस है। एक व्हाट इज रेप? एक महिला के ऊपर पुरुष के द्वारा उसकी मर्जी के खिलाफ उस पर जो है शारीरिक उत्पीड़न करना, दैट इज कॉल्ड रेप। एंड हस्बैंड अगर सेम काम करे तो उसे भी पनिश किया जाए। ये 100 कंट्रीज कहती हैं, पर इस पर हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड कुछ अलग है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अगर ऐसा करने हम जाएं तो जो मैरिज, जो शादी का संबंध है वो कच्चा हो जाएगा। शादी का संबंध कच्चा हो जाएगा। कच्चा होने का मतलब क्या है कि कोई महिला आराम से एक शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति पर इल्जाम लगा सकती है इस तरीके से। तो गवर्नमेंट फिलहाल इस पक्ष में नहीं है, मगर 100 डेवलप्ड कंट्रीज इसे घोषित कर चुके हैं। अब जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनका मानना है कि ये होना चाहिए, कि इसे क्राइम क्लियर डिक्लेयर करना चाहिए, पर गवर्नमेंट ऐसा मानती कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लस जो कई ऐसे लोग हैं जो पैट्रियार्कल समाज से आते हैं। पैट्रियार्कल समझते हैं व्हाट इज पैट्रियार्की? पैट्रियार्की मीन्स जो पुरुष प्रधानता है, वो नहीं चाहती कि ऐसा जो है वो किया जाए। क्योंकि अक्सर आप पाएंगे कि अंडर एब्यूज ऑफ अल्कोहल एक हस्बैंड भी अपनी पत्नी पर रेप जैसा अटेम्प्ट ही करता है। ऐसे कई मतलब एविडेंसेस मिले हैं कि जब घर में कोई पति अपनी पत्नी का शोषण करता है तो उसमें ये घटना भी शामिल है। तो उसे दंडित किया जाए क्या इस बात के लिए? तो फिलहाल इसमें काफी डाइवर्स व्यूज हैं, पर इंडियन सोसाइटी में फिलहाल इस तरह का लॉ जो है वो आई थिंक जो हमारे एमएलए और एमपी है फिलहाल बनने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा देश फिलहाल उतना ग्रोन नहीं है, उतना डेवलप्ड जो है वो नहीं है। चलिए ये बात तो यहाँ से डिस्कस हुई। नाउ नेशनल कमीशन फॉर विमेन की हम बात करेंगे, एनसीडब्ल्यू। इसको कहते हैं हिंदी में राष्ट्रीय महिला आयोग। नेशनल कमीशन फॉर विमेन, एक महिला के साथ कोई अत्याचार हो तो उसके लिए रास्ता क्या है न्याय पाने का? वो कहाँ जाए? तो आपके आंसर्स होंगे पुलिस थाने जाए। पर तब वहां जाने के बावजूद भी पुलिस कोऑपरेट ना करे तो क्या हो फिर? हमारे देश में ज्यादातर पुलिस वाले जो हैं वो करप्ट हैं और कई बार सेटिंग कर लेते हैं। तो उनके पास ऑप्शन क्या है? नेशनल कमीशन फॉर विमेन। अब यहां से हम बात करते हैं, इसे स्थापित किया गया 1992 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नेशनल कमीशन फॉर विमेन को 1992 में स्थापित किया गया और इसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज इट्स पर्पस? इसका पर्पस था टू गिव जस्टिस टू women, to give justice to women। हमारे देश में आज भी महिलाओं के साथ काफी दिक्कतें उनको होती हैं, पर उनको न्याय जो है वो कम ही मिल पाता है ना? उनको न्याय जो है वो कम मिल पाता है, तो वो कहाँ जाए? तो उत्तर है नेशनल कमीशन फॉर विमेन। अब
ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तो कहां है? दिल्ली में है। क्या स्टेट में भी होते हैं? हाँ होते हैं। स्टेट कमीशन फॉर राज्य में भी होते हैं। जैसे हिमाचल का कहाँ होगा? शिमला के अंदर। तो वहां स्टेट कमीशन फॉर या स्टेट विमेन कमीशन वहां पे भी होती है। अब मान लो एक लड़की के साथ, एक महिला के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या उसे शिमला जाना है या दिल्ली जाना है? नहीं, उसे ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करनी है इनकी साइट पर जाकर कि मुझे ये दिक्कत है, मेरे साथ ये हो रहा है, कृपया मेरी सहायता करें। तो तुरंत वो उसे कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद उसकी पूरी जानकारी लेंगे। जैसे मान लो एक लड़की है कोई, एक काम करता हूं, आपको मैं केस सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बात है मेरे ख्याल से 2018 की। तो 2018 में, चूंकि मैं अर्ली एज में कॉलेज में पढ़ाना मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैं था 22 ईयर का, तो तब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जो स्टूडेंट थे वो मेरे से 2 साल ही कम थे। तो हुआ ये कि 2018 की बात है, एक लड़की थी और शी वाज फ्रॉम कांगड़ा, और उसकी अब शादी होने वाली थी। तो उसने बहुत एंड में जाकर मुझे बताया कि ये दिक्कत है कि आपके कोई नोन में ऐसा है जो कुछ कर सके ऐसा। तो उसने क्या बताया मुझे कि सर, आई वॉज इन रिलेशनशिप विद अ मैन, और उसने कुछ मुझे प्रॉमिस किया था कि कोई बात नहीं, मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा, आई विल वर्क हार्ड, मेहनत करूंगा, और 2-3 साल का टाइम दो, मैं कुछ मतलब कर जाऊंगा। कुछ लोग होते हैं जो जिनको बिल्ले बैठने की आदत होती है, ऐसे ही मतलब घूमना फिरना ये करना, और सीरियस नहीं होते लाइफ को लेकर। तो 3 साल के बाद उसमें कोई सीरियसनेस नहीं थी लाइफ को लेकर। तो उसने कहा कि अब 3 साल हो रखे हैं और तुम अभी भी कोई जॉब नहीं कर रहे हो, तो तुम हफ्ते बाद वापस वहां से आ जा रहे हो। क्योंकि रॉन्ग क्या है? एटीट्यूड। कई लोगों का जो एटीट्यूड है वो रॉन्ग होता है, और किसी भी कंपनी में सरवाइव करना है तो थोड़ा झुक के काम करना पड़ता है, डांटें भी सुननी पड़ती हैं कई बार, और सुनना जरूरी भी है। अगर आपने ग्रोथ करनी है अपनी, तो उससे सहन नहीं होती थी किसी की डांट वगैरह, रॉन्ग एटीट्यूड, जिसने को बताया। तो कहता किसी भी कंपनी में वो काम नहीं कर रहा था, और 3 साल 4 साल निकल गए ऐसे ही। देन उसने जब कहा कि अब मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए कह रहे हैं और मैं नहीं कह सकते घर में कि एक ऐसा लड़का है जो कुछ नहीं करता, तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो शी सेड कि उसने मुझे धमकाना स्टार्ट कर दिया कि ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तेरी लाइफ तबाह कर दूंगा, अपनी शादी होने दे, मैं उसको बताता हूँ, वहां उसके घर पहुंच जाऊंगा। लिटरली धमकाने वाली बात हो गई, जो कि अक्सर होता है। तो उसने कुछ दिन धमकाया हुआ है, और अब पेरेंट को नहीं मालूम था कि कुछ ऐसा सा वो घटना चक्कर है, तो उन्होंने उसकी मतलब एंगेजमेंट फिक्स कर दी। और ना जाने ये बात कहीं से उसके तक पहुंच गई कि एंगेजमेंट उसकी हो रही है एक फल न्यूज को। तो उसने क्या करा कि उसने एक सोशल मीडिया फेक अकाउंट बनाया, और उसके बाद उसने उसी के नाम का अकाउंट बनाया और उसके रिश्तेदारों को ऐड करना स्टार्ट कर दिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। तो कई बार हमारा ही कोई नोन में कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, मुझे लगता है कि शायद उसने अकाउंट, उसका अकाउंट है। जैसे मेरे कई फेसबुक फ्रेंड है, मेरे रिश्तेदार, पर मुझे याद ही नहीं कौन कौन मेरा फ्रेंड है, वहां नहीं है। अब मेरा कोई रिलेटिव मुझे रिक्वेस्ट भेजे तो ये मैं मान लेता हूं कि उसका ही अकाउंट होगा, मैं क्रॉस वेरीफाई नहीं करूंगा कि इसका पहले से अकाउंट था कि नहीं था। तो उसके सारे रिश्तेदारों को उसने ऐसा कर दिया। इसके बाद उसने कुछ ऑब्जेक्शनेबल फोटोज वहां अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। 2 पिक उसने अपलोड वहां पे कर दी। अब क्या था कि विद इन आई थिंक 30 एंड 40 मिनट्स की बात थी कि पैनिकिंग स्टार्ट हो गई कि अब क्या किया जाए। तो उसने यहां वहां कोशिश करी, और एक मैसेज मेरे को भी जो है वो ड्रॉप कर दिया कि क्या किया जाए। तो मैंने कहा कि फिलहाल मामला आगे ना बढ़े तो आप एक काम करिए, नजदीकी पुलिस थाना में जाकर कंप्लेंट बुक करिए और पता कंफर्म करिए फटाफट से कि सोशल मीडिया अकाउंट जिस नाम से उसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो वो वहां गई, 1 दिन पूरा हो गया और कोई उसमें एक्टिविटी नहीं है। इस तरह के आदमी को अगर 2 दिन दे दिए जाएं तो दे कैन डू एवरीथिंग। तो फिर क्या हुआ कि वहां की पुलिस चंडीगढ़ की उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही। तो फिर मैंने मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा कि ऐसा सा मामला है, वो
सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस करता है एज अ लॉयर। तो मैंने उसको कहा, तो उसने कहा कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या स्टेट कमीशन फॉर वुमेन को आप एक बार मैसेज दो। तो मैंने उसको कहा कि कॉल करो आप उनको। उसने कॉल करी, विद इन 15-20 मिनट्स कॉल आती है एसपी को उस एरिया के कि फलना केस है फलना, और तुरंत 15 मिनट में अकाउंट ब्लॉक हो गया था। उसके बाद की घटना क्या है कि उस लड़के को बुलाते हैं चंडीगढ़ स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के पास। तो वहां उसको 3 घंटे खड़ा रखकर उससे क्वेश्चन किए जाते हैं, उसे डराया जाता है। एक तरह से डराया मतलब ये कि समझाते कि ये कानून है, फलना है, तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो। डराया उसे ठीक तरीके से, और कहा अगर दोबारा ऐसा अगर मालूम चलता तुमने ऐसा कुछ एक्टिविटी की है तो तुम्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे 30 दिन के। कुछ भी हो, जब आपको घेरे बैठे हो, एक कोई एसपी डीएसपी हो बैठे हो सामने, फिर कोई डीआईजी लेवल की कोई लेडी बैठी हो, वहां पे जिनका पैनल होता है ना, जिनका पैनल सब बैठे होते हैं, तो स्टेट कमीशन वुमेन के साथ 5 लेडी महिलाएं होती हैं, मतलब जो सॉरी महिलाएं होती हैं जो पुलिस में होती हैं, कुछ एक अच्छी वकील होती हैं, तो उसे वो थोड़ा सा डोज देते हैं, ये हो सकता तेरे साथ। तो उसके बाद ही वो साइलेंट। तो बोलने का क्या है, अगर मान लो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ना हो तो क्या उसे न्याय मिलता? क्योंकि वो जो थानेदार था, ही वॉज नॉट एक्टिंग ऑन दैट केस कि ब्लॉक करना है या फिर कोई जल्दी में ब्लॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरह से। तो बोलने का अर्थ है कि कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां पे किसी महिला को ब्लैकमेल किया जाता है, या उसे कॉलेज के बाहर कोई फॉलो करता है और लगातार तंग कर रहा है, उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है, या कुछ भी बातें कर रहा है वो। ये आम समस्याएं हैं। अब आप पुलिस में जाएंगे तो पुलिस वाले लेते हैं कि आपके पुलिस वाले जो थाने में होते हैं ज्यादातर इलिटरेट है या सेमी लिटरेट होते हैं, इनको सिंपैथी होती ही नहीं किसी के साथ। और आप थाने में जाएंगे तो, और आप डीएसपी एसपी के पास जाएंगे, दे आर सिंपैथेटिक, क्योंकि उनको नॉलेज है ना, और नीचे के लोगों को इतनी खास नॉलेज नहीं होती है। और एक महिला वहां जाके कहे कि लड़की कहे कि मुझे कुछ लोग तंग करते हैं, लड़के ऐसा ऐसा है वो है, तो करेंगे उससे थोड़ा सा कैजुअल कि लड़के हैं, करेंगे ऐसा, ये है उनका एटीट्यूड। तो ऑब्वियसली क्या किया जाए, तो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन को रिपोर्ट किया जाए, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई तंग कर रहा है, किसी भी लेवल पे परेशान कर, कहीं नहीं कॉल करनी, यहां कॉल करनी है। क्योंकि इसमें कॉल करने पे सीधे कॉल कहां जाती है, वो एरिया के एसपी को जाती है, और एसपी को मतलब नॉर्मल बात नहीं होती है, ठीक रोब के साथ बोलती है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इनके पास पावर है इवन एसपी तक को सस्पेंड करने के। छोटी पावर नहीं है ये। मगर एसपी अगर काम नहीं करे और इस जो भी काम दिया उस पर एक्शन ना ले एसपी, तो ये सस्पेंड भी कर सकती हैं ये। तो विच मीन एसपी डरा हुआ फोन उठाएगा उनका, क्या हुआ मैडम बताइए क्या करना है। तुरंत जैसे एसपी को फोन जाएगा तो उस इलाके के थाने के अंदर कहेगा कि आधे घंटे में कोई रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसने दिया टाइम आधे घंटे का होगा, राइट। तो पूरे डिपार्टमेंट में हड़कम मच जाती है जब ये कॉल इनकी आती है तो। अब चाहे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो, या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हो, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी हो, ये सारे इन कम्युनिटी के सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। तो जिनकी भी कॉल आए तो मतलब ये एक्शन में आते हैं। तो कोई एससी एसटी है, उसे तंग किया जा रहा है, जाति के नाम पर शोषण किया जा रहा है, तब भी सेम अपने कमीशन को कॉल करिए और तुरंत वो एक्शन लेगा इसके ऊपर। डन है जी, ठीक है बात। तो अब अगली बात क्या है कि अभी हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन को, इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो रीजन ये है कि मणिपुर में रिसेंटली घटना घटी, उसके संदर्भ में रिपोर्ट तलब की गई है। तो मणिपुर में एक कुकी कम्युनिटी है, और एक मैटी कम्युनिटी है। मैटी बोलते हैं, मैटी बोलते हैं, MEITHEI, आई थिंक ऐसे कुछ है। TEI है कि THEI है, कुछ आप चेक कर लेना। TEI, ऐसे हिंदी में इसको मैटी लिखेंगे, मैटी कम्युनिटी। तो मणिपुर में दो समाज हैं, कौन कौन से, कुकी और मेटी या मैटी बोलेंगे, दो कम्युनिटीज है। तो हाल ही में कुकी कम्युनिटी की दो महिलाओं को वो क्या किए गए हैं, उनकी नेकेड
परेड करवाई गई है। झगड़ा कम्युनिटी का आपस में है और दंड किसे दे रहे हैं? महिलाओं को नेकेड परेड करवाकर। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी समाज के अंदर जो मेन हैं वो समझते हैं कि अगर हम उस समाज की महिलाओं को दंड दे सकते हैं तो मीन्स उस कम्युनिटी को हमने डिफीट कर दिया एक तरह से। जैसे आपको मैं कैसे समझाऊं, आपने कई फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि दो कम्युनिटी आपस में झगड़ती हैं, सही ना, और वो ये समझते हैं कि अगर हमने किसी दूसरी कम्युनिटी की महिलाओं को अगर सबक सिखा दिया तो मीन्स उस कम्युनिटी की नेचुरली क्या होगी? हार होगी। तो महिलाएं एक तरह से वीकर सेक्शन आप कह सकते हैं। एक मूवी थी, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, कॉमेडी मूवी थी और उसमें काफी लोग थे, काफी बड़ी कॉमेडी मूवी थी, दिस अक्षय खन्ना एंड दिस मुन्ना भाई का सर्किट और हलचल, हाँ हलचल। तो उस मूवी में जो अंजलि होती है, करीना कपूर, तो उस पे वो टारगेट करते हैं। देखिए मूवी अपनी नहीं देखी है, उस पे टारगेट करते हैं कि अगर इसको मैंने फंसा लिया तो ये होगा, फिर उसको इंसल्ट करेंगे, या फिर उसकी दादी उसको सलाह देती है कि कुछ वैसा वैसा करिए। तो विच मीन्स की एक बात तो साफ होती है कि कोई भी कम्युनिटी ये समझती है कि दूसरी कम्युनिटी की महिलाओं पर अगर आपने अत्याचार कर दिया, उनको हैरेसमेंट कर दिया, तो उस कम्युनिटी की वैसे ही मेंटल डिफीट है। क्योंकि जो मर्द होते हैं किसी समाज के, वो समझते हैं कि महिलाओं के रक्षक वो है। अगर वो अपनी महिलाओं की सुरक्षा ना कर पाए तो वो मेंटली डिफीटेड माने जाते हैं। तो इसमें मैटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, कुकी कम्युनिटी के, महिलाओं को नेकेड परेड करवा रहे थे और उसकी वीडियो वायरल हुई। देन उसकी वीडियो वायरल होती है और दिखाया जाता है कि किस तरह से महिलाओं को नेकेड घुमाया जाता है पूरी सड़क के ऊपर। किसी महिला से आप ऐसा करते हैं तो ये क्या शो करता है कि मॉरली आप तो खत्म। तो इसलिए नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने रिपोर्ट तलब की है कि जो ये केस हुआ है, बताइए कल्प्रिट उसके अंदर कौन है, पूरी जांच करिए उसकी। रीजन क्या है कि जो मैटी कम्युनिटी है, इनके जो लोग हैं वो काफी पावरफुल लोग हैं। मैंने वहां एक तरह से कह सकते हैं आपकी बड़े बड़े औहदे पे कौन है? मैटी कम्युनिटी के लोग। इसलिए इस केस पर बड़ा स्लो काम हो रहा था, बड़ा स्लो काम हो रहा था। तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने ऑटोमेटिकली कहा है इस केस के अंदर कि जल्दी रिपोर्ट तलब की जाए और जो दोषी हैं उनको तत्काल तरीके से पनिश किया जाए। तो ये है कॉन्टेक्स्ट कि हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे थे। अब जो ये झगड़ा है कुकी और मैटी कम्युनिटी का, ये बहुत बड़ा झगड़ा है। इसे कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, तो कल मैं थोड़ा और डिस्कस करूंगा कि मणिपुर में झगड़ा क्यों हो रहा है, मणिपुर में इतना वायलेंस क्यों हो रहा है और क्यों जल रहा है मणिपुर पिछले कुछ समय से। डन। और ये झगड़ा कम्युनिटी के बीच का है, मैटी और कुकी कम्युनिटी के बीच का झगड़ा है। होता कई बार क्या है कि दो कम्युनिटीज होती हैं और वो समझते हैं कि दूसरी कम्युनिटी जो उसके यहाँ आई है, उन्होंने उनके संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, इवन चंबा में भी जो गुरखे हैं या जो तिब्बतिन हैं जो यहाँ बिजनेस करने आते हैं, इवन यहाँ के लोग उनसे भी क्या है, तंग है और कई बार चाहते कि उनको यहाँ से भगाया जाए, उनको मार पीट कर धमका कर यहाँ से जो है वो भगाया जाए। एक बात लिटरली मैंने सुन लिया था। जैसे मैं यहाँ बालू की तरफ गया एक दिन, यहाँ हॉस्पिटल के बाहर एक रेडी वाला एक बंदा है, ये जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ना सामने, एक वहां रेडी लगती है बाहर। रेडी मतलब ये वही कुलचे वाली छोले वाली। तो उसको एक आदमी जो है वो डराता है पीकर कि यहां से तुम लोग सारे बिहारी निकल जाएं। तो लोगों ने यहाँ बहुत गन डाल के रखा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो बिहारी है ये छोला कुलचा अच्छा बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये इनका मतलब फैमिली वर्क है। बिहार के लोग छोला कुलचे माहिर होते हैं। आप किसी भी जगह जाएंगे, दिल्ली चंडीगढ़ कहीं भी जाएंगे, अच्छा छोला कुलचा रेडी पे किसका मिलता है? बिहारियों का, है कि नहीं है? तो ये अपने काम में एक्सपर्ट हैं। जैसे मोमोज है, ये चाउमीन है, ज्यादा कौन अच्छी बनाता है इसको? या तिब्बती या दुर्खे? अब कोई दुर्खा आया और चाउमीन बनाता तो मीन्स अच्छा ही बनाएगा, है कि नहीं है? अब नेचुरली
जो लोकल लोग हैं वो इतना मेहनत या इतना स्किल्ड नहीं है, तो जेलसी रहती है उनके साथ। तो कई बार आपको ये झगड़े मिलेंगे धमकाने वाले कि तुम यहाँ आ गए हो बाहर से, तुम यहाँ से निकलो, अपना सामान बांध लो, और लिटरली उसकी रेडी को धक्का दे रहा है ऐसे, साइकिल को किसी में रावी में फेंक दूंगा। तो फिर कुछ लोग थे बीच में, उन्होंने कहा क्या कर रहा है, क्यों ऐसे तंग कर रहा है आदमी को। मगर आपको सोचिए कि उस आदमी के दिल में डर पैदा होगा ना कि अगर रात को किसी दिन अगर ये आ जाए और मुझे कहीं पकड़ ले रास्ते में, तो इसलिए किसी भी कम्युनिटी को एक थोड़ा सा डर रहता है। अब इन दोनों कम्युनिटी के बीच में सेम तरह का झगड़ा है कि एक को लगता है दूसरे उसके समाज के संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है और दूसरे पर। तो झगड़ा हम कल डिस्कस करेंगे इनके बारे में। लीजिए ब्रेक 1 मिनट का, उसके बाद फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं।